एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अम्निफाई। सो आगे बढ़ने से पहले आप सबको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है। तो अगर आपको पता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है तो अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके आंसर दो। अगर नहीं पता तो विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आपको उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। ओके, इस एक्ट को हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये मॉर्ले कौन थे? जो मॉर्ले थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। आपको मैंने बताया था कि जब हमारा 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तब वहां पे एक नए ऑफिस की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में, जिसको हम लोग बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो कौन थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में जिनका ऑफिस इंग्लैंड में था, जो इंग्लैंड में ही बैठते थे? तो वो कौन थे? वो थे हमारे मॉर्ले। अब ये मिंटो कौन थे? मिंटो थे जो यहाँ पे वॉइस रॉय थे। ठीक है, तो मॉर्ले कौन है? सेक्रेटरी है, और मिंटो कौन है? वॉइस रॉय है यहाँ के इंडिया के, जब ये एक्ट आया था। ओके, तो इसको इसलिए हम क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। अब हम याद कैसे करें कि किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, यहाँ से कुछ ट्रिक नहीं है, बट दोनों 9 के बीच में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ओ समझो इसको, 0 को। ठीक है, तो इसमें भी एम ओ, इसमें भी लास्ट में एम के साथ में ओ आ रहा है, तो मतलब यहाँ भी एम ओ आ रहा है और इनमें भी एम ओ आ रहा है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि 1909 को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका पहला फीचर है, अब देखो इसका नाम भी इंडियन काउंसिल एक्ट है। ठीक है, इसका नाम भी इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों है? जब आपको मैंने पिछले 2 एक्ट्स करवाए थे तो उनका नाम भी हमने क्या देखा था? इंडियन काउंसिल एक्ट देखा था। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इनका नाम ऐसा क्यों है। तो फीचर्स को पढ़ते हैं। अब क्या करा गया कि जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके साइज को और बढ़ाया गया। ठीक है, दोनों ही लेवल्स पे, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल्स पे भी। क्या करा गया कि जो सेंट्रल लेवल था वहां पे 16 की जगह पे ना 60 मेंबर्स होंगे। ठीक है, और वहां पे मेजोरिटी किनकी रहेगी? ऑफिशियल मेजोरिटी रहेगी। अगर आपको नहीं पता ये ऑफिशियल मेजोरिटी क्या होती है तो पीछे वाली क्लास को चेकआउट करो, मैंने उसमें बताया था बहुत अच्छे से कि ऑफिशियल मेजोरिटी हम लोग किसे बोलते हैं। ऑफिशियल मेजोरिटी पता होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन से होते हैं और ऑफिशियल मेंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनी रहेगी हमारी ऑफिशियल मेजोरिटी, लेकिन जो प्रोविंशियल्स हैं उनको बोला गया कि देखो हर प्रोविंस के हिसाब से ना, किसी में मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, ये सही नहीं है जो मैं फिगर बता रही हूँ। किसी में किसने बोला कि हम 10 रखेंगे, किसने बोला 9 तो नहीं, किसने बोला हम लोग 30 रखेंगे, किसी ने बोला हम लोग 35 रखेंगे, लेकिन वहां पे मेजोरिटी किनकी रहनी चाहिए? नॉन ऑफिशियल्स की रहनी चाहिए। तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी कहाँ रहेगी? प्रोविंसेस में रहेगी। इनकी जो मेंबर्स है ये नॉट यूनिफॉर्म है, सब में सेम नहीं है, बट सेंट्रल में 60 की जगह पे कितने कर दिए गए? 60 कर दिए गए। समझ में आ गया? अब यहाँ से इसको रिवर्स करो। ठीक है, 9 को रिवर्स करो और 0 तो है ही यहाँ पे, तो 60 बन गए। ठीक है, और प्रोविंशियल लेवल पे क्या था? प्रोविंसेस में क्या था कि नॉट यूनिफॉर्म था, हर प्रोविंस की अपनी अपनी मर्जी थी उनको कितने कितने मेंबर्स वहां पे अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखने हैं या फिर नहीं रखने, और उनकी मेजोरिटी में कौन ज्यादा रहेंगे? नॉन ऑफिशियल्स ज्यादा रहने वाले हैं। नेक्स्ट फीचर ये है कि जो आपके डेलिबरेटिव फंक्शंस है ना, इनको भी और इनलार्ज करा गया दोनों ही लेवल्स पे। अब ये डेलिबरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? तो देखो ये वो फंक्शंस होते हैं व्हिच आर पर्टेनिंग टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर्स, उनके ऊपर डिस्कशन करने को लेके, ठीक है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछने को लेके, उनके ऊपर डिबेट करने को लेके, मतलब जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं ना आपके, उनके ऊपर कुछ डिस्कस करने का हक, उनके ऊपर कुछ अपनी बात रखने का हक, ओपिनियन रखने का हक, ठीक है, उनके ऊपर कुछ बोलने का हक, उनके बारे में कुछ पूछने का हक। तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? डेलिबरेटिव फंक्शंस बोलते हैं। तो इनको भी दोनों लेवल्स पे क्या करा गया? जो काउंसिल्स के डेलिबरेटिव फंक्शंस थे उन फंक्शंस को भी और बढ़ाया गया। ठीक है, क्या करा गया? और इंक्रीज करा गया। अब मुझे जरूर बताना कि पिछले वाले एक्ट में हमने कौन से फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, ओके, तो कौन से फंक्शंस को बढ़ाया गया? डेलिबरेटिव फंक्शंस को बढ़ाया गया। जैसे कि अब ये लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस है वो पूछ सकते थे। ओके, दे कैन आल्सो मूव रेजोल्यूशन ऑन दी बजट, ऑन लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑन दी बजट। अब ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या होते हैं? अब देखो, मान लो कि आपके कोई हेल्थ सेक्टर के ना मिनिस्टर है, उस डिपार्टमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट के एक मिनिस्टर है, तो आपने उनसे पूछा कि चलो हेल्थ को ना लेके, चलो हेल्थ ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, बेटर ऑप्शन है।
तो आपने बोला कि सर मतलब उनसे क्वेश्चन पूछा आपने कि हेल्थ सेक्टर आजकल इम्प्रूव हो रहा है और आपने नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं, तो आप बता सकते हो कि वहां पे कितनी जो सीट्स हैं डॉक्टर्स की। तो क्वेश्चन का आंसर आया कि वहां पे 10,000 सीट्स है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से पूछा, क्या पूछा, किसको पूछा, जो हेल्थ सेक्टर के मिनिस्टर है। ठीक है, उनसे पूछा कि सर आपने नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के लिए, मतलब हेल्थ सेक्टर के अंडर जो आपने नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं उसमें डॉक्टर्स की कितनी सीट्स हैं। तो उन्होंने बोला कि 10,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब इसी क्वेश्चन का जब आंसर मिला, उसी आंसर के बेस पे एक नया क्वेश्चन पूछा जाए, उसी की जब डिटेल्स मांगी जाए, उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो सुनो, उन्होंने बोल दिया कि ओके 10,000 जो है वो डॉक्टर सीट यहाँ है, वहां पे सीट्स है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से ये जाएगा, इनको ये हक मिल चुका है अब कि आप नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्या पूछ सकते हो? अब इन्होंने पूछा कि सर बताओ जो 10,000 डॉक्टर की सीट्स है उसमें से कितनी फिल्ड है और कितनी वैकेंट है। ठीक है, तो जो ये एडिशनल क्वेश्चन पूछा उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए इनको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। नाउ दे कैन आस्क दी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। समझ में आ गया? और मूव रेजोल्यूशन ऑन दी बजट। अब ये रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपली बताऊं आपको रेजोल्यूशन क्या होता है, तो ये आपका एक तरह का फॉर्मल प्रपोजल होता है। देखो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि एजुकेशन सेक्टर के लिए ना कोई बजट पास हुआ। ठीक है, क्या हुआ, कोई बजट पास हुआ और बोला गया कि उसको हम लोग ना मतलब कुछ कुछ करोड़ देंगे, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर को। तो एक पर्सन के मन में ये बात आई कि नहीं, हमें ना 10,000 करोड़ ना और करने चाहिए स्कूल्स बनाने के लिए, नए स्कूल्स बनाने चाहिए। ये हर गांव में ना 4-4 स्कूल्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसे एक ऐसे एग्जाम्पल समझो। तो उनके मन में ये सवाल है कि हर जगह पे सारे स्कूल्स होने चाहिए, तो उसके लिए बजट चाहिए। अब बजट तो थोड़ा कम पास हुआ है, थोड़े और फंड चाहिए। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर के लिए। एजुकेशन सेक्टर में अगर इम्प्रूवमेंट होगी तो भाई पैसा तो लगेगा ही लगेगा। तो उनके दिमाग में आइडिया आया, तो आइडिया आया, उन्होंने क्या करा, एक पेपर पे लिख लिया। ठीक है, अब हर चीज का अलग प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पेपर पे लिखा, पेपर पे लिख के सबमिट कर दिया, सिग्नेचर करवा दी, सब कुछ कर दिया। अब उनको मिल गया कि अच्छा इस दिन ये प्रेजेंट होगा। अब वो प्रेजेंट करा गया कि इन्होंने मतलब ऐसा एक राय आई, एक सोल्यूशन आया है कि इनको जो है वो थोड़ा बजट इनका बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, इनको थोड़ा और पैसा देना चाहिए क्योंकि नए स्कूल जो है वो बनेंगे। अब उस चीज के ऊपर डिबेट होगी। अगर लोगों ने बोल दिया, अगर बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि यस ये आइडिया अच्छा है, हमें इसको 10,000 करोड़ और देने चाहिए एजुकेशन सेक्टर को, तब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। उसी को बोलते हैं हम लोग रेजोल्यूशन। मतलब एक तरह से अपनी ओपिनियन, अपने आइडियाज एक फॉर्मल वे में। समझ में आ गया? तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन मूव रेजोल्यूशन ऑन दी बजट। तो ये फॉर्मल प्रपोजल को मूव कर सकते हैं कहाँ पे, बजट के ऊपर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट फीचर क्या है कि पहली बार, अब तक हमने देखा है कि सिर्फ यहाँ पे ही क्या हो रहा है, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है इनमें ही इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और जगह पे नहीं मिल रहा। और कहाँ पे नहीं मिल रहा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस एक्ट के अंदर ये फंक्शंस को डिवाइड करा गया था, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, सो अब क्या करा गया, पहली बार इंडियंस को मौका मिला गया दैट यू पीपल कैन नाउ बिकम द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसरॉय एंड द गवर्नर्स। ठीक है, तो इनको क्या बोला गया, इनको मौका दिया गया पहली बार कि आप लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स का हिस्सा बन सकते हो, चाहे वो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, चाहे वो आपके गवर्नर की ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्यों ना हो, यू पीपल कैन ज्वाइन दीज काउंसिल्स नाउ। तो इसीलिए जो हमारे पहली बार, जो हमारे पहले इंडियन जो बने ना वाइसरॉय की काउंसिल के मेंबर, वो बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और जो कि बने एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, उनका डिपार्टमेंट था लॉ। तो उनको बोला गया कि लॉ से रिगार्डिंग, मतलब लीगल मैटर से रिगार्डिंग जो भी कुछ भी होगा वो आप क्या करोगे, उन सबकी देखरेख करने वाले हो। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करें? तो देखो हम इंडियंस ना क्या करते हैं कि पाप नहीं करते, हम सच बोलते हैं। ठीक है, चाहे आप हमें प्रसाद भी दे दो, आप हमें प्रसाद के रूप में यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बिठा तो रहे हो, है ना, पावर दे रहे हो यहाँ पे बैठने की, बट हम लोग ना सच बोलते हैं। ठीक है, हम लोग कोई पाप नहीं करने वाले हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी प्रसाद दे दो। तो सत्य से सत्येंद्र, प्रसाद से प्रसाद, और सिन्ह, ठीक है, ऐसे करके सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, आप हमारे ऊपर जो है ना भगवान का लॉ चलता है, चाहे आप हमें कितना भी प्रसाद दे दो, हमारे को भगवान का लॉ चलता है। आप चाहे हम इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बना लो, चाहे कहीं का भी बना लो, हम तो सच ही बोलेंगे।
सच के बिना कुछ नहीं बोलेंगे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या बने, लॉ मेंबर बने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। अब ये गवर्नर की बनी है वाइसरॉय की, तो देखो विक्ट्री हुई हमारे इंडियंस की, है ना, विक्ट्री का साइन क्या होता है, दिस इज द विक्ट्री साइन। तो ऐसे करके वाइसरॉय की काउंसिल के ये मेंबर बने एज अ लॉ मेंबर, ठीक है। और ये पहले इंडियन है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनते हैं। ओके, अगला फीचर क्या है, सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स को इंट्रोड्यूस करा गया। अब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, चलो ये तो आपको समझ में आ जाएगा, मुस्लिम सिस्टम ऑफ और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये आपको पता है ना, जब एक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने कोई आता है तो कैसे वो रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ में आया। और अगर बिहाफ पे कोई आता है तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था ये प्रीवियस क्लासेस में, तो आप देख सकते हो। अब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनल मतलब जब एक कम्युनिटी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब देखो, अब कम्युनिटी ना एक, अगर मैं बोलूं कि धर्म के ऊपर हम एक कम्युनिटी मान सकते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज के ऊपर हम एक कम्युनिटी मान सकते हैं, ग्रुप मान सकते हैं, और किसी और चीज के ऊपर भी एरिया के वाइज हम एक कम्युनिटी मान सकते हैं, मतलब उनके बीच में जो कॉमन होगा उन चीज को बेस बना के हम उसको क्या मान सकते हैं, कम्युनिटी में मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या करा गया, अब यहाँ पे बात हो रही है रिलीजियस कम्युनिटी की, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम, इन्होंने ये बोला, देखो मैं बताती हूँ सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अब कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, ठीक है। अब कम्युनिटी रिप्रेजेंट करेगी अलग से कि अच्छा ये लोगों के लाल पैर है, ऐसे करके याद करो कि ये लोग नीले पैर वाले हैं, लाल पैर वाले हैं, येलो पैर वाले हैं, ठीक है। तो हमें नीले पैर वालों को क्या दे रहे हैं, रिप्रेजेंट दे रहे हैं। तो एक कम्युनिटी बनेगी नीले पैर, एक बनेगी लाल पैर पैर, हाँ एक बनेगी येलो पैर, रेड पैर, जो भी मैंने कलर बोले थे, भूल गई मैं कौन से कलर बोले थे। तो नीले पैर, पैर नॉट पैर, तो नीले पैर या फिर ब्लू पैर है जिन लोगों के, वो कम्युनिटी बनेगी, ठीक है। तो एक ग्रुप बन गया, वो रिप्रेजेंट करेगा के सभी नीले पैर वालों को, ठीक है। उसमें से कुछ 10 लोग उठ के आएंगे, वो सभी नीले पैर वालों को क्या करेंगे, नॉट पैर, पैर बोला मैंने, सही बोला, उनको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज नॉन एज द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जब एक कम्युनिटी क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। पर किसके लिए करेगी ये, मुस्लिम्स के लिए। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये क्या है, सेपरेट का मतलब आप समझ गए, अब ये इलेक्टोरेट का मतलब क्या है। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल में बताऊं, तो इलेक्टोरेट उन लोगों को बोला जाता है, देखो मैं बताती हूँ एग्जाम्पल, देखिए ये देखो, जैसे मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, मान लो ये हमारा इंडिया है, ओके। तो हमारे इंडिया में ना टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग नहीं है, 150 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं टोटल, अच्छे से बनाते हैं, रुको, हमारे इंडिया में टोटल 150 लोग हैं, ठीक है। अब 150 में से हमारे इंडिया में 100 लोग ऐसे हैं ना जो कि एलिजिबल है वोट करने के लिए, मतलब जिनकी एज 18 से ऊपर हो गई है और जो अब क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम क्या बोल लेंगे, इन सबको बोल लेंगे इलेक्टोरेट। तो इलेक्टोरेट क्या होता है, वो लोग या वो लोगों का ग्रुप जो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, जो वोट करने के लिए एलिजिबल होता है। तो उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्टोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्टोरेट बोलते हैं। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, अब देखो, अब मान लो इस 100 में से ना, इस 100 में से जो 30 लोग है ना, 30 लोग जो है वो मुस्लिम है, ठीक है, और कुछ हिंदूज हैं, कुछ और कम्युनिटीज के अलग अलग करके, ठीक है। तो अब क्या बोला गया, पहले तो मैंने बोला कि 150 में से सिर्फ 100 लोग ही वोट कर सकते हैं, वही एलिजिबल है, तो ये तो हो गया इलेक्टोरेट। लेकिन अब इन 100 में से 30 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो अब ये लोग माने जाएंगे सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है, कि बोला गया कि देखो जैसे ये आपकी ये काउंसिल है ना, तो इस काउंसिल में ना कुछ सीट्स है, मान लो इस काउंसिल में टोटल आपके 100 सीट्स है, ठीक है, टोटल 100 सीट्स है, और 100 में से 20 सीट्स रिजर्व करी गई मुस्लिम्स के लिए। किन के लिए रिजर्व करी गई, मुस्लिम्स के लिए रिजर्व करी गई, ठीक है। अब इस 100 में से 15 सीट्स जो है वो और रिजर्व कर दो, बताती हूँ किसके लिए। तो अब जो इस 100 में से 20 सीट्स मुस्लिम के लिए रिजर्व करी गई है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे मुस्लिम आगे बैठेंगे, लेकिन इन मुस्लिम्स को ये 100 लोग नहीं चुनेंगे, जो इन सीट्स पे ये मुस्लिम्स आएंगे, ये 100 लोग उनको नहीं चुनेंगे। अब इन 100 में से जितने लोग मुस्लिम हैं, दे पीपल हैव राइट कि वो अपनी कम्युनिटी के मेंबर को चूज करें इन 20 सीट्स के लिए। अभी भी नहीं समझ में आया, दोबारा रिपीट करो, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, एक जगह पे टोटल 150 लोग हैं, ठीक है। उन 150 में से सिर्फ 100 लोग ऐसे हैं
जो कि वोट कर सकते हैं, जो कि एलिजिबल है वोट करने के लिए, तो उनको मैंने बोल दिया इलेक्टोरेट। अब उनमें से 30 लोग ऐसे हैं जो कि मुस्लिम्स हैं, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एक रिलीजन के बेस्ड कम्युनिटी फॉर्म हो रखी है। अब मैंने बोला ये जो आपकी काउंसिल्स बनी है वहां पे रिजर्व कर दे मान लो 20 सीटें मुस्लिम्स के लिए। तो इन्होंने बोला कि जो ये मुस्लिम सीट्स हैं ये कैसे फिलअप होंगी, ये फिल तो होंगी मुस्लिम्स ही यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन इन मुस्लिम्स को सारे धर्म के लोग नहीं चुनेंगे, इन मुस्लिम्स को सिर्फ ये ही चुनेंगे, तो इसको बोला गया सेपरेट इलेक्टोरेट। समझ में आ गया? तो क्या करा गया, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट किनके लिए बनाया गया, मुस्लिम्स के लिए बनाया गया। समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट? और वैसे ही कुछ सीट्स को रिजर्व करा गया। अब यहाँ पे तो उन्होंने फिल कर दी वोट देके, ठीक है, बट क्या करा गया कि अगर टोटल 100 सीट्स हैं तो 20 तो मुस्लिम्स को दे दी। अब उसमें से बाकी बची में से 15 किसको दे दी, 15 दे दी आपकी कुछ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज को और जमींदार्स को, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस क्या करेंगे, अपने बीच में से कुछ लोग भेजेंगे जो इन सीट्स पे आके बैठेंगे, कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आके बैठेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज के लोग आएंगे, कुछ जमींदार यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इनका कोई इलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, खुद से नॉमिनेट करके दूसरे को यहाँ पे भेज देंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। इसी पॉइंट पे वापस चलते हैं। देखो दो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए, एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट मतलब इन लोगों को अलग से दे दिया गया, और कम्युनल मतलब एक कम्युनिटी को यहाँ पे क्या दिया गया, रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है। और किनको दिया गया, मुस्लिम्स को दिया गया। ये लोग ना जानबूझ के धर्म में लड़ाइयां करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं एक तरह से, और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि अब इनको खलबली मचेगी कि अच्छा मुस्लिम्स को दे दिया है, हम हिंदूज को रह गया है, और कम्युनिटी अलग से आके बोलेगी, तो ऐसे करके ये लोग आग बड़ी लगाते थे, ठीक है। तो देखो इसी के बेस पे हम लोग कह सकते हैं, जो हमने ये पढ़ा कि भाई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि फाइनली क्या कर दिया है कि कम्युनलिज्म को लीगलाइज्ड कर दिया गया है, ठीक है। लीगलाइज मतलब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है फॉर्मली। अब ये कम्युनलिज्म क्या होता है, तो सिंपली आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने बड़े प्यार से आपके लिखा है। It is the political ideology or practice that prioritize the interest of a particular religious or ethnic community over broader societal interest. It often involves promotion of communal identities and divisions for political gain. ठीक है, ये खुद के गेन के लिए ये सब लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी को बेस बना लेते हैं, बस उसके पीछे लगे रहते हैं, खुद का गेन करने के लिए आपस में लोगों को लड़ाते रहते हैं और एक कम्युनिटी को ही प्रमोट करते रहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब एक ही कम्युनिटी के ग्रुप को क्या करेंगे, उन्हीं को अहमियत देंगे, सब कुछ करेंगे जानबूझ के, ठीक है, कि भाई हम तो आपके साथ हैं। उनको ये दिखाया जाता है कि ओके हमें आपकी केयर है, तो देखो हम आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं जानबूझ के, ठीक है। और कम्युनिटी रिलीजियस भी हो सकती है और एथनिक भी हो सकती है। समझ में आ गया? तो ये आप बढ़ सकते हो और कुछ भी नहीं है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बताओ फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट आपके और कोई नहीं है। ये लोगों ने मिंट खाई, ठीक है, मिंट खा के बना दिया इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है। मिंट खाई और क्या बना दिया, उफ, ऐसे करके मिंट खाई, मुंह में ऐसे उफ, मिंट खा ली हमने और हम बना रहे हैं अब कम्युनल इलेक्टोरेट। तो और कोई नहीं है, वो है लॉर्ड मिंटो सर आपके, ठीक है। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। देखो सारे ही पॉइंट्स मैंने बड़े जल्दी जल्दी आपको बता दिए, कुछ छुटा नहीं है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या रिवाइज करेंगे, इसको पहले बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है वन एग्जामिनेशन में, बताओ किस एक्ट को मॉर्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बताओ सेंटर में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पे कितने इंक्रीज हुआ, तो वहां 16 से 60 कर दिए गए, ठीक है। और मेजोरिटी रख दी ऑफिशियल्स की, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की मर्जी है, और यहाँ पे नॉन ऑफिशियल्स की क्या रहेगी, मेजोरिटी रहेगी। और अब इनके डेलिबरेटिव फंक्शंस को थोड़ा और बढ़ा दिया गया, इनको थोड़ी और पावर्स दे देगी काउंसिल्स को। नाउ द पीपल कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड दे कैन मूव द रेजोल्यूशन ऑन द बजट, ठीक है। और क्या करा गया कि पहली बार हम इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा बनाया गया। किसका हिस्सा बन सकते थे हम लोग, वाइसरॉय का भी बन सकते थे और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी बन सकते थे। तो हम लोग क्या है, हम लोग क्या है, हम लोगों को कितना भी प्रसाद आप खिला दो, ठीक है, कितना भी प्रसाद खिला दो, या हम लोग प्रसाद खाते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो कि जहाँ हम लोग प्रसाद खाते हैं हम भगवान के लॉ के हिसाब से चलते हैं और हम कभी पाप नहीं करते, हम हमेशा सत्य बोलते हैं। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लॉ मेंबर क्या हुए, वाइसरॉय की काउंसिल के मेंबर बने, जो कि सारे लीगल मैटर्स को क्या करेंगे, उनकी देखरेख करेंगे जो भी उस काउंसिल के होंगे,
ठीक है। और फिर क्या करा गया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और क्या इंट्रोड्यूस करा गया, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन सब के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको सारा बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारा पार्ट 1 भी स्टार्ट नहीं हुआ है। चल मैंने किसी वीडियो में ऐसा बोल दिया होगा हमने पार्ट 1 स्टार्ट करा है, बट इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, गलती से मुंह से निकल गया होगा, बट पार्ट 1 स्टार्ट करना है, फटाफट से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बने रहो साथ में। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस है, पीवाईक्यूज भी करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में, तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय।